नमस्कार, एसजीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 6 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य के संबंध में अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं और राष्ट्रपति के मुख्य कार्य क्या हैं। लेकिन उससे पहले हमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति, तो सबसे पहले तो ये जानना है कि भारत के राष्ट्रपति का पद कहाँ से आया। तो पद की बात करें तो यह ब्रिटेन के राजा के पद से लिया गया है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि भारत के राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां ब्रिटेन के राजा जितनी सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका विस्तार उससे कहीं आगे है। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करें तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि भारतीय संविधान ने भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की है और संसदीय सरकार में राष्ट्रपति का पद संवैधानिक होता है, जबकि वास्तविक रूप से उसकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और भारत के संविधान में राष्ट्रपति के संबंध में सर्वप्रथम अनुच्छेद 52 की बात की जाए। अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा और समस्त कार्यपालकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अर्थात जो कार्यपालकीय शक्तियां हैं वो कार्य कोई भी करे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मंत्रिपरिषद हो, वह सारी शक्तियां राष्ट्रपति से प्राप्त करते हैं और अपने समस्त कार्य को राष्ट्रपति के नाम से संचालित करते हैं। आगे हम बात करें अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। या तो वह स्वयं अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, और अधीनस्थों में एक मंत्री भी सम्मिलित होता है। उसके बाद अनुच्छेद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है और यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, उसके निर्वाचन में कौन कौन से लोग हिस्सा लेंगे। तो सर्वप्रथम इसके बारे में कहा गया, संसद के निर्वाचित सदस्य दूसरे विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि निर्वाचित शब्द को आपको याद रखना है
कि जो भी हिस्सा लेते हैं, चाहे वो विधानसभा के सदस्य हों या संसद के, वही लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं या वोट कर सकते हैं जो निर्वाचित हैं। मनोनीत सदस्य, जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटिंग नहीं करते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 55 की बात करें तो अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बात करता है, किस रीत से निर्वाचित होगा। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। एक चीज और जो आपको जानना चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद होता है, निर्वाचन संबंधी विवाद होता है, तो इस विवाद पर निर्णय देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का होगा और ऐसा निर्णय अंतिम होगा। साथ ही साथ आपको ये जान लेना चाहिए कि राष्ट्रपति यदि अपने पद पर रहते हुए कोई कार्य कर देता है और बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके निर्वाचन को अवैधानिक या घोषित कर दिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है, तो भी राष्ट्रपति के द्वारा किए हुए कार्य वैध बने रहेंगे, उन्हें अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। तो अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की। तो राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां व किए जाने वाले कार्यों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जो पहला वर्गीकरण है वो है सामान्यकालीन शक्तियां, इसको हम शांतिकालीन शक्ति भी कह सकते हैं, शांतिकालीन शक्ति। दूसरा है आपातकालीन शक्तियां और तीसरी है अन्य शक्तियां। तो इसका हम 3 तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। सामान्यकालीन शक्तियां, इसके अंतर्गत बहुत सारी शक्तियां और कार्य राष्ट्रपति में निहित होते हैं। आपातकालीन शक्तियां, जब राष्ट्र के ऊपर कोई आपात जैसी स्थिति आती है तो उस समय राष्ट्रपति का स्वरूप बदल जाता है और उसकी शक्तियां एवं कार्य अर्थात राष्ट्रपति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अन्य शक्तियों के अंतर्गत ऐसी शक्तियां जिनकी गणना न हम सामान्यकालीन शक्तियों में करते हैं और न आपातकालीन शक्तियों में करते हैं। अब हम सामान्यकालीन शक्तियों की बात करें या शांतिकालीन शक्तियों की बात करें तो सबसे पहले आता है कार्यपालिकीय शक्तियां। कार्यपालिकीय शक्तियां, तो कार्यपालिकीय शक्तियों में राष्ट्रपति का सबसे जो प्रमुख शक्ति होती है वो होती है नियुक्ति संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड होता है। कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, अतः वह अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करता है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। दूसरा, प्रधानमंत्री की सलाह से
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। इसके अलावा महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये अनुच्छेद 80 और ये अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये कार्यपालिकी शक्तियों में इसकी ये महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। और अब हम अगर दूसरी शक्ति की बात करें जिसे हम विधायी शक्ति कहते हैं, तो राष्ट्रपति, चूंकि अगर हम संसद की बात करें कि संसद का निर्माण 3 चीजों से मिलकर होता है। एक तो संसद, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। इस प्रकार हमें पता चलता है कि विधायी शक्तियां भी राष्ट्रपति में सन्निहित हैं। चूंकि वह संसद का ही पार्ट माना जाता है, तो संसद में होने वाली समस्त कार्यवाहियों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विधायी शक्तियों की, तो जो पहली शक्ति है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, या इसी को कहा जाता है कि बुलाता है। तो पहली विधायी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के सत्र को आहूत कर सकता है या बुला सकता है। दूसरा, लोकसभा का विघटन कर सकता है। लोकसभा का विघटन कर सकता है। आपको पता होगा कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और उसका विघटन नहीं हो सकता है, लेकिन लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। तीसरी शक्ति विधायी शक्ति के अंतर्गत जो तीसरा है वो है राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही विधेयक कानून बनता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही विधेयक कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति ना दे, अपना हस्ताक्षर ना करे, तो वो विधेयक ही रह जाएगा, वह कानून का स्वरूप कभी धारण नहीं कर पाएगा। इसके अलावा और शक्तियों की बात करें, विधायी शक्ति के अंतर्गत ही जब सत्र का आरंभ होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है और उस संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। इस संबोधन में राष्ट्रपति उन बातों, उन तथ्यों और उन योजनाओं की चर्चा करता है भविष्य में सरकार जिसे करने वाली होती है। आगे की बात करें तो प्रत्येक साहित्य,
कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों को ऐसे 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यसभा में करता है। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 331 की बात की जाए तो अनुच्छेद 331 में यह प्रावधानित था कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है यदि उसे ऐसा लगता है कि इनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है, परंतु इसे 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा रद्द कर दिया गया। अर्थात अब लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अब अगर हम बात करें न्यायिक शक्तियों की, तो न्यायिक शक्ति में जो महत्वपूर्ण ये है, इसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 143, जो यह कहता है कि सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली तथ्य यह है कि ऐसे परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह परामर्श ही होता है अगर राष्ट्रपति को लगता है कि सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे परामर्श दिया जा रहा है वह उचित है, उसे माना जाना चाहिए, तो वह मान सकता है। और अगर उसे यह लगता है कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता तो वह परामर्श को अस्वीकार भी कर सकता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कूटनीतिक शक्तियां। आप जानते हैं कि कूटनीतिक शक्तियां एक राज्य के लिए कितना महत्व रखती हैं। तो राष्ट्रपति को जो कूटनीतिक शक्तियां प्राप्त हैं उनमें आपको जो पहला सबसे महत्वपूर्ण है कि विदेश में देश का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दूसरी बात, राजदूतों
राजनयिकों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तात्पर्य यह है कि जब भारत का कोई राजदूत किसी देश में नियुक्त किया जाता है तो वो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कहीं कोई राजनयिक भेजा जाता है तो यह भेजने का कार्य निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है या वाणिज्य दूतों की नियुक्ति की जाती है, वह अधिकार भी राष्ट्रपति के राजनयिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो विदेशी राजदूत होते हैं, विदेशी राजदूत या राजनयिक भारत आते हैं तो इनका स्वागत करना और इनके प्रमाण पत्रों की स्वीकृति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ जो अंतरराष्ट्रीय संधियां, समझौते, बातचीत जो भी होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय, लेकिन इसमें यह आवश्यक है कि ऐसे समझौते राष्ट्रपति के नाम से जरूर किए जाते हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि इसे संसद द्वारा सहमति व्यक्त की जाए। आपको एक चीज और जान लेना चाहिए कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वह अपने मन से या अपने तरीके से कार्यों को नहीं करता, बल्कि उसे जो सलाह मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की जाती है वह उन्हीं के अनुसार कार्य करता है, वो चाहे संधियां हो, समझौते हो, बातचीत हो या कोई अन्य कार्य हो। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में एक है सैन्य शक्तियां। तो राष्ट्रपति जो है वो प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति है या सर्वोच्च कमांडर है। प्रतिरक्षा बल से मतलब सेना मतलब तीनों सेनाओं अर्थात जल सेना, वायु सेना और थल सेना अर्थात आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों सेनाओं का संयुक्त सेनापति राष्ट्रपति होता है। तो आपने देखा कि सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत उसे मुख्य कार्यपालिकी शक्तियां प्राप्त हैं, विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं, कूटनीतिक शक्तियां प्राप्त हैं और सैन्य शक्तियां प्राप्त हैं। अब हम बात करेंगे आपातकालीन शक्तियों की। तो आपातकालीन शक्तियों में सबसे पहले राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह ऐसा तभी कर सकता है कि जब उसे मंत्रिमंडल
लिखित रूप से ऐसा परामर्श दे। हाँ, पहले आप देखेंगे कि 44वें संवैधानिक संशोधन के पूर्व ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय मंत्रिमंडल मौखिक सलाह भी दे सकता था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह अभिनिर्धारित कर दिया गया कि मंत्रिमंडल ऐसी सलाह या ऐसा परामर्श लिखित में देगा, तभी राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने के लिए जिन परिस्थितियों की बात की गई है वो परिस्थितियां क्या हो सकती हैं, तो कहा गया कि वाह्य आक्रमण, यानी कि किसी अन्य देश का हमारे देश के ऊपर आक्रमण होता है, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। दूसरा कहा गया कि यदि एक आप देखेंगे कि शांति भंग, संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन के पहले शांति भंग की आशंका पर भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा शांति भंग के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह अब सिर्फ शांति भंग के नाम पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं की जा सकती है, बल्कि इसके लिए आवश्यक है कि वो सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। सिर्फ शांति भंग के नाम पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी जाती है, तो यह आवश्यक है कि इसकी एक माह के अंदर या अंतर्गत संसद द्वारा इसका अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है, यानी कि संसद इसे पास करे। अगर संसद इसे पास नहीं करती है तो एक माह के बाद यह स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा। दूसरी बात जो आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि साधारण बहुमत से आपातकाल को वापस लिया जा सकता है। यानी कि आपातकाल लागू करने के लिए तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर इसे आपातकाल को वापस लेना है तो ऐसा साधारण बहुमत के द्वारा भी किया जा सकता है। साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। आप देखेंगे कि अभी तक अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 1962 से 1968, 1971 से 1977 और 1975 ये 3 बार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। यहां आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि 71 से 77 तक है तो ये 75 बीच में कहां से आ जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि बांग्लादेश के युद्ध के बाद राष्ट्रीय आपात की घोषणा
की गई थी, जो 1971 में ही हो गई थी। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा फिर से पुनः 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। इसके बाद दूसरा है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा। इसे हम राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद, राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब धारा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन में आपको इतना जानना चाहिए कि राज्य ऐसा जो ये इसका पता कहां से चलेगा राष्ट्रपति को, तो कहा गया कि राज्यपाल के प्रतिवेदन अथवा किसी अन्य माध्यम से अगर राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, विफल हो गया, अर्थात उस राज्य में सरकार संविधान के अनुसार संचालित नहीं हो रही है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। एक बार में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अगर उससे आगे लागू करना है तो पहले तो 44वें संवैधानिक संशोधन के पहले यह कहा गया था कि 3 वर्ष तक इसे लागू रखा जा सकता है, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद यह अब निर्धारित कर दिया गया कि अनुच्छेद 356 को अगर 1 वर्ष से आगे चलाना है तो यह 2 ही आधार हो सकते हैं उसे संचालित करने के। पहला, यदि अनुच्छेद 352 लागू है, अथवा दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, चुनाव आयोग यह अभिनिर्धारित कर दे कि अभी चुनाव करा पाना संभव नहीं है। तो 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो अनुच्छेद 352 लागू है तो, या चुनाव आयोग यह कह दे कि चुनाव करा पाना अभी संभव नहीं है, तभी आप अनुच्छेद 356 को 1 वर्ष से अधिक लागू रख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में नहीं। यह ऐसा अनुच्छेद था जिसका दुरुपयोग समय समय पर खूब हुआ। सबसे पहले 1951 में पंजाब राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 1951 से लेकर 2016 तक की हम बात करें तो कुल 130 बार, लगभग 130 बार इस अनुच्छेद का प्रयोग किया जा चुका है। और जब यह राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं, और हाई कोर्ट की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्तियां, राज्य की अन्य समस्त शक्तियां राष्ट्रपति स्वयं धारण कर सकता है। अब बात करें वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 की, तो यह भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को जब खतरा होता है, वित्तीय
स्थायित्व या साख। हाँ, जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि वित्तीय स्थायित्व या वित्तीय साख को, देश की वित्तीय साख को खतरा है और यह खतरा सन्निकट है, तो वह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। और जब वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है तो केंद्र एवं राज्य के अंतर्गत सभी कर्मचारी, अधिकारी, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। साथ ही साथ केंद्र राज्य का जो वित्तीय बंटवारा है उसमें भी संशोधन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। और अभी तक अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं की गई है। इसका प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं किया गया है। ठीक, अब हम अन्य शक्तियों की बात करें तो अन्य शक्तियों में सर्वप्रमुख है, वह है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 के माध्यम से यह कहा गया कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक है, तो वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। मतलब ये कि यह त्वरित कार्यवाही, जहां पर त्वरित कार्यवाही आवश्यक है और संसद सत्र में नहीं है, संसद सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। और ऐसा अध्यादेश वही बल और प्रभाव धारण करता है जो संसद द्वारा पारित विधि का होता है। और जब संसद समवेत होता है तो ऐसे समवेत होने के या जब संसद का सत्र प्रारंभ हो जाता है तो ऐसे संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंतर्गत यह स्वतः समाप्त हो जाएगा यदि इसे संसद अनुमोदित नहीं करती। अर्थात 6 सप्ताह में यदि संसद अध्यादेश को अनुमोदित कर देती है तो यह अध्यादेश आगे जारी रहेगा, और यदि यह अनुमोदित नहीं करती है तो अध्यादेश उसी समय से समाप्त माना जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है वह है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहरा दिए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, इसमें कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखना चाहिए। क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही वह दंडादेश के निलंबन या लघुकरण करने की शक्ति भी उसमें निहित होती है। लेकिन यह शक्ति कुछ सीमाओं के अंतर्गत है। तो जो पहली सीमा अभी निर्धारित की गई वह यह है कि यदि दंडादेश, ऐसा दंडादेश सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। ठीक, पहली शर्त क्या है कि यह ऐसा दंडादेश जो सेना न्यायालय द्वारा दिया गया है। दूसरा,
यह ऐसे विषय से संबंधित होना चाहिए जिस पर विधि बनाने के अधिकार का विस्तार, विधि बनाने का अधिकार संसद को हो। और आप जानते हैं कि विधि बनाने के अधिकार के तहत ही संसद की जो कार्यपालिकी शक्ति है वह सहविस्तारी है। तो हमने देखा कि एक तो यह आवश्यक है कि दंडादेश जो है वो सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो तो राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। दूसरा, वह ऐसी विधि जिस पर संसद को विधि बनाने का अधिकार है, ऐसे विषय क्षेत्र से संबंधित अगर दंडादेश है तो उसे माफ कर सकता है। लेकिन तीसरी कंडीशन जो है वह यह बताती है कि यदि दंडादेश मृत्यु दंडादेश है तो यह किसी भी न्यायालय द्वारा जारी किया गया हो या किसी भी विषय से संबंधित हो। विषय से तात्पर्य है कि राज्य सूची के विषय से संबंधित हो या केंद्र सूची या समवर्ती सूची। अगर वह दंड मृत्यु दंडादेश है तो राष्ट्रपति को उसे क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। अब तीसरा जो अन्य अधिक शक्तियों में तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति है वो वीटो की शक्ति है। तो प्रत्यक्षता तो राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, लेकिन अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह कहा गया है कि जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक पारित होने के लिए उसकी सहमति के लिए भेजा जाएगा तो 3 परिस्थितियां बनती हैं। पहली ये कि वह सहमति दे देता है तो कोई समस्या नहीं है। दूसरा, वह अपने पास रख ले और तीसरी स्थिति यह बनती है कि संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर दें। तो आप देखेंगे कि सहमति दे देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंत्रिमंडल को पुनः विचार करने के लिए लौटा देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वह अगर उसे अपने पास रख लेता है तो स्थिति परिवर्तित हो जाती है और वह परिवर्तित स्थिति में वह चाहे तो उस विधेयक को, चूंकि राष्ट्रपति को अपनी सहमति देने के लिए निश्चित समय सीमा नहीं है, अतः वह इसे अनंत काल तक के लिए अपने पास रख सकता है। इसे ही हम वीटो के नाम से जानते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार अनुच्छेद 361 के अंतर्गत प्राप्त हैं, जिसमें यह कहा गया कि अपने पद पर रहते ही अगर राष्ट्रपति की कोई कार्य करता है तो ऐसे कार्य के लिए किसी न्यायालय को वह उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरी बात, पदावधि के दौरान ना तो किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थापित की जा सकती है और ना ही चालू रखी जा सकती है। तीसरी बात जो उसके उत्तराधिकार में कहा गया कि विशेषाधिकार में कहा गया कि किसी भी न्यायालय को उसे बंदी बनाने या कारावासित करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है। तो एक बार हम लोग पुनः देखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य की बात करें तो उसे 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। एक है सामान्यकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां और अन्य शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों की अगर हम बात करें तो सामान्यकालीन शक्तियों में हम कार्यपालिकीय शक्ति को रख सकते हैं, विधायी शक्ति को रख सकते हैं, वित्तीय शक्तियां हो सकती हैं, न्यायिक शक्तियां हो सकती हैं, कूटनीतिक शक्तियां हो सकती हैं और सैन्य शक्तियां हो सकती हैं।
कार्यपालिकी शक्तियों में मुख्य शक्ति की हम बात करें तो यह नियुक्ति संबंधी होती है। प्रधानमंत्री से लेकर अन्य बड़े संवैधानिक पदों पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों तक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विधायी शक्तियों की बात करें तो एक संसद के एक अभिन्न भाग के रूप में राष्ट्रपति अपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। वित्तीय शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति के पास अनेक वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरी, न्यायिक शक्तियों की बात करें तो आवश्यकता होने पर राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह ऐसा परामर्श माने या ना माने यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। उसे परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कूटनीतिक शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति विभिन्न देशों में अपने राजनयिकों को, अपने राजदूतों को, अपने वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। दूसरी बात, जो अन्य देशों के राजदूत या राजनयिक सदस्य हमारे देश में आते हैं उनका प्रमाण पत्र को वो स्वीकार करता है, उनकी स्वागत करता है। सैन्य शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का प्रधान माना जाता है और वह प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कहलाता है। अब हम आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो मुख्य रूप से 3 आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश में वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो वह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 की बात करें तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि किसी राज्य में राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार संचालित नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू जब किया जाता है तो इसका यह 1 महीने के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। इसे 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष से ज्यादा बढ़ाना है तो यह आवश्यक है कि चुनाव आयोग या तो अनुच्छेद 352 हो, मतलब राष्ट्रीय आपात चल रहा हो तो 1 वर्ष से ज्यादा लागू रखा जा सकता है, या चुनाव आयोग यह निर्धारित कर दे कि चुनाव आयोग अभी वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है तो इसे 1 वर्ष से अधिक लागू किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यह देश की साख या वित्तीय व्यवस्था ऐसा लगता है राष्ट्रपति को कि यह सन्निकट संकटकालीन है तो अब अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है और ऐसे आपातकाल के दौरान वह केंद्र एवं राज्य के सभी कर्मचारी, अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों तक की वेतन में कटौती कर सकता है। लेकिन यह इस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक कभी भारत में किया नहीं गया है। अन्य शक्तियों की बात करें तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। हालांकि इसमें वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, कहा गया है कि वह अपने पास रख सकता है विचार के लिए, लेकिन चूंकि उसे अपने पास कब तक रखना है इस संबंध में किसी समय सीमा का वर्णन नहीं किया गया है तो इसको ही राष्ट्रपति वीटो के रूप में प्रयोग कर सकता है। हमारे यहाँ जेबी वीटो या पॉकेट वीटो बहुत फेमस रहा है और इसमें ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग करते हुए इसका प्रयोग जेबी वीटो का किया है। क्षमादान की शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 72 यह कहता है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को जो सेना के न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो या ऐसे विषय से संबंधित विधि द्वारा दंडित किया गया हो जिस पर विधि बनाने के अधिकार का विस्तार संसद का है या वह मृत्यु दंडादेश है तो वह कहीं की किसी भी विषय या विधानमंडल से संबंधित हो वह उसे क्षमा कर सकता है, उनका परिहार कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है। तो इसी के साथ राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियों की बात हम लोगों ने समाप्त किया। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।